जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में। आपकी जो ईवीएस की क्लास है, इसकी आज 9th नंबर की क्लास आज पहुंची है आप सभी के साथ, और जिसमें आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं खेलकूद और व्यायाम। खेलकूद, व्यायाम और योगासन आज की क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है जिसे हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अभी कोई नए स्टूडेंट जो हमारी क्लास में जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं और कितना हमने कर लिया है कंप्लीट। साथियों, हम लोगों ने अभी ईवीएस की आज 9th नंबर की क्लास है और 8 मतलब आपकी 1 से लेके 8 तक पूरी क्लासेस डल चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने ईवीएस के जो टॉपिक रहे हैं, आपके जो एमपी टेट वर्ग 3 के लिए जो हमारे टॉपिक डल रहे हैं, मेरे परिवार, मित्र, जंतु, पशु पक्षी, फिर इसके बाद हमने पेड़ पौधे, ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। इतने सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारा आज का नया टॉपिक है वो है हमारा खेलकूद, व्यायाम और योगासन। इनको हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अगर अभी आपने पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देख लें, क्योंकि उनमें भी सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट ही हैं वो, और आपके अभी ये वाली क्लास देखने के बाद उनको ज़रूर देखें। इसके बाद इसके अलावा हमारी हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें वाक्य, आपकी संधि, समास, जो भी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं वो सारी क्लासेस आपकी एक के बाद एक डल रही हैं। आप उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जो आने वाला है एमपी टेट में उससे ही रिलेटिव पूरा आपके टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। आप वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए आप हिंदी की क्लासेस ज़रूर देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स, साथी वगैरह हैं, मैम एंड सर हैं, आप उनको भी साथ इनमें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम स्टार्ट कर देते हैं, खेलकूद और व्यायाम। तो सबसे पहले आप लोग सब लोग मिलकर पहले तो हमारी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा। जिस भी आप मीडिया, सोशल मीडिया, जहाँ पे भी आप शेयर करते हैं, आपके ग्रुप्स, स्टडी ग्रुप्स जो भी आपके बने हुए हैं, उन सब में आप हमारी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो फिर स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास। जो 9th नंबर की हमारी ईवीएस की क्लास है तो वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आपका खेलकूद और व्यायाम, जिन्हें आज हमारी क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम खेलकूद को समझते हैं। खेलकूद वैसे तो हमारी रेगुलर जो लाइफ है, हम जब छोटे रहते हैं तो हम खेलकूद से तो बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं। वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी होती है, ये सब हमको पता है ना। तो एक बार हम उससे देख लेते हैं बच्चों की लाइफ में किस तरीके से हमारी जो खेलकूद की इम्पोर्टेंस रहती है, और वो आज की जो भाग दौड़ बड़ी जो ज़िंदगी है, मतलब हम लोग जो डेली इतने बिज़ी रहते हैं, उसमें हम लोगों के लिए भी खेलकूद कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए भी हम हमारी देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले खेलकूद क्या है, बालक के लिए एक सुखदायक अनुभव होता है। मतलब जो बच्चे होते हैं वो अगर डेली बच्चा रेगुलर खेल रहा है तो बच्चा बहुत अच्छा रहेगा, फिजिकल तौर पे बहुत फिट रहेगा, है ना। उसकी जो हम बोल सकते हैं उसका जो मानसिक व्यवहार जो रहेगा वो कैसा रहेगा, एकदम संतुलित रहेगा, और एक हम बोल सकते हैं नॉर्मल बिहेव उसका रहेगा, है ना। खेलकूद की जैसे हम अंग अगर हम देखें, खेलकूद में शारीरिक अंग में स्फूर्ति, चंचलता, हृदय में आनंद, प्रसन्नता एवं मन उत्साह रहता है। आपने देखा होगा जो बच्चे फुल टाइम खेलते रहते हैं वो टेंशन वगैरह नहीं लेते हैं। उनके स्कूल में उन्हें कितना होमवर्क मिला है उसको भी वो कंप्लीट करेंगे, साथ में खेलेंगे भी। उनको मैम ने क्या उनको याद करने को दिया है, क्या उनको रिवीजन, राइटिंग क्या दी है, तो उस सबको भी वो साथ लेके चलेंगे। मगर जो बच्चे कम खेलते हैं तो वो फुल टाइम आपने देखा होगा घर में रहेंगे, या तो फिर अपने पेरेंट्स का मोबाइल ले लेंगे, है ना, फिर उसमें गेम्स खेलेंगे, तो जिससे बच्चों का स्वास्थ्य भी हम बोल सकते हैं ख़राब हो जाएगा। उनकी आंखों पे भी असर पड़ेगा, और लंबे समय तक वो अगर एक ही जैसे मोबाइल और इसी कामों में लगे रहे, पढ़ने में ही लगे रहे, तो बच्चे का जो मानसिक संतुलन भी रहता है वो थोड़ा सा कैसा रहता है, हम बोल सकते हैं बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तो अजीब सा बिहेव करने लगते हैं बच्चे। तो उनकी ज़िंदगी में खेलकूद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उन लोगों के लिए खेल में। और वो अगर वो खेलते हैं तो फुल टाइम खुश रहते हैं, उत्साह रहते हैं, है ना। वो अगर उनको डांट भी है तो वो एक हम बोल सकते हैं नॉर्मल ले लेते हैं उस चीज़ को। फिर सर्वांगीण विकास में सहायता पहुंचाता है। उनके जो शारीरिक एवं उनके मानसिक, उनका हम बोल सकते हैं फिजिकल तौर पे जो भी उनका विकास हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। एक तो वो फिट रहेंगे, दूसरा वो है ना मन से खुश रहेंगे। उनको कोई भी काम दिया जाएगा तो उसे वो बहुत अच्छी
अच्छी तरीके से उस चीज़ को कर पाएंगे। और अगर उन्हें मानसिक तौर पे अगर वो थोड़े से हम बोल सकते हैं चिड़चिड़े रहे या नहीं रहे, तो ना तो वो पेरेंट्स की बात सुनते हैं और ना ही वो अपनी मन की कर पाते। फिर वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, या तो फिर वो अपनी ही मन की करते हैं, ना तो वो या तो फिर वो किसी की भी जो उनसे बोल देता है वो उसी की करते रहते हैं, अपने मन से कोई विचार नहीं कर पाते। तो बच्चों की कंडीशन बहुत अच्छी रहे, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करें, विकास करें, इसके लिए उनके जीवन में खेलकूद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेता है ना। तो आगे देखते हैं, अब खेलों का महत्व देखते हैं। देख, अभी तक हमने खेल को जाना, खेल क्यों ज़रूरी है, अब हम जानेंगे खेलों का महत्व, है ना। खेलों का महत्व क्या है, तो सबसे पहले शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी है। कैसा ज़रूरी है, शारीरिक विकास। एक तो उनका पूरा शरीर मजबूत होता है खेलने से, है ना, जो भी विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर मानसिक रूप से वो है ना मेंटली प्रिपेयर होते हैं, मेंटली किसी भी चीज़ को हम बोल सकते हैं हैंडल करने में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं। शैक्षणिक, फिर वो अपने जो एजुकेशन है, शैक्षणिक विकास है, उसमें भी बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। ये नहीं है कि बच्चा फुल टाइम खेल रहा है, ऐसा नहीं, मगर उनको कुछ समय खेलने के लिए ज़रूर दिया जाए, जिससे वो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकें, है ना। फिर इसके बाद वो शैक्षणिक रूप से स्ट्रॉन्ग होते हैं, सामाजिक तौर पे अच्छा व्यवहार रखते हैं लोगों से। अगर वो खेलते हैं, अगर कहीं खेलने जा रहे हैं बच्चे, तो वो आसपास के लोगों से मिलने के साथ खेलेंगे, अकेले नहीं खेलेंगे। अगर बच्चा बाहर अगर खेलने जा रहा है, आउटडोर गेम्स खेलने जा रहा है, तो वो 1 से 10 लोगों से मिलते हैं। फिर उनमें सामाजिक व्यवहार बनता है, उनका एक दूसरे से बात करने का तरीका, एक दूसरे से व्यवहार करने का तरीका सीखते हैं वो लोग। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स वगैरह, हमारा हम बोलते हैं ना सामाजिक जो विकास होता है बच्चों में, जो सामाजिक व्यवहार है ना, मित्रता का, दोस्ती का जो व्यवहार, एक अलग से एक बच्चों का रिलेशन जो डेवलप होता है अलग आउटडोर, मतलब बाहर जाने के बाद जो एक बच्चा नई फैमिली अपनी खुद की एक बनाता है। जैसे उनके मित्र हुए, है ना, उन मित्रों के भी मतलब फ्रेंड्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनसे भी मिलता है। तो वो धीरे धीरे किससे कनेक्ट होता है, धीरे धीरे अपने सामाजिक जो व्यवहार है, अपने सामाजिक जो आसपास जो माहौल है, उससे धीरे धीरे वो कनेक्ट होता है। अगर बच्चा आउटडोर गेम्स खेलने जाता है तो बौद्धिक रूप से वो तेज होता है, लोगों से बातें करने का उसे तरीका आता है ना। अगर बच्चा घर ही में रहता है तो वो अनजान लोगों से बात करने में डरता है ना, थोड़ा सा घबराता है। फिर इसके बाद वो बच्चा बात नहीं कर पाता। मगर जो बच्चा सबसे बात करता है, वो मिल के रहता है ना, सबकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है, और अपनी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो लोगों को बताता है ना। वो अंदर ही अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को रखते नहीं हैं। तो उनका देखिए बौद्धिक रूप से तक विकास हो रहा है। इतनी सारी, इसलिए खेलों का महत्व इतना बताया गया है बच्चों के लाइफ में। फिर इसके बाद बड़ों के लाइफ, सब सोचिए बच्चों के लाइफ में इतना है तो बड़ों के लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा ये। सहयोग, सहानुभूति एवं सहनशीलता आती है। क्या आती है, अगर आप गेम्स खेलने बाहर जा रहे हैं, अगर किसी वजह से आपने मान लीजिए कोई गेम आप हार गए हैं, तो उस चीज़ को, हार को भी आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, है ना। अगर आपने कोई भी चीज़ हारी है, आप फेल्ड हुए हो, उसको भी एक्सेप्ट करना आप सीख जाते हो, आप है ना मेंटल तौर पे प्रिपेयर होते हो, बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हो। सहानुभूति आती है ना। अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, किसी को चोट लगी है तो उसको अपन बोलते हैं मलम करना, उसके साथ रहना, उसके जो दर्द है उसको अपन भी महसूस करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सीखने को मिलती हैं। फिर उनकी भावना, सद्भावना, नेतृत्व, फिर इसके बाद प्रतियोगिता, खेल भावना आदि में बालक का विकास देखने को मिलता है। अब उनकी जो फीलिंग्स हैं, है ना, खेल के प्रति जो फीलिंग्स हैं, फिर इसके बाद सद्भावना, नेतृत्व, एक अच्छा ऑनेस्ट पर्सन का विकास होता है, एक ऑनेस्ट पर्सन डेवलप होता है। किससे, इन सारी चीज़ों से, क्योंकि उसकी ऑनेस्ट यानी वो कितना खेल के प्रति ईमानदार है, कितना उसके अंदर ईमानदारी से वो खेल रहा है, ऑनेस्टी के साथ खेल रहा है अपना नेतृत्व। फिर आगे जाके वो कभी ना कभी लीडर भी बनेगा उस गेम में। अगर वो भी किसी भी गेम में अगर इन्वॉल्व है तो उसमें
नेतृत्व की क्षमता भी बढ़ेगी, उस चीज़ को नेतृत्व करने को, उसको लीड करने की, उसके अंदर जो डेवलप होंगे, जो भी हम बोल सकते हैं गुण हम जिन्हें बोलते हैं, है ना, जो भी डेवलप होंगे, फिर उन सारी चीज़ों से उसका क्या होगा, विकास ही होगा, है ना। धीरे धीरे वो क्या आएगा, एक विकास के तौर पे जाएगा, है ना, मानसिक रूप से भी जाएगा, फिजिकल तौर पे भी जाएगा, और तार्किक जिसे हम बौद्धिक बोल रहे हैं उस तौर पे भी जाएगा। एक लीडर के तौर पे भी वो एक अच्छा इंसान विकसित होगा। ऊपर से वो बहुत अच्छा क्या बनेगा, एक ऑनेस्ट पर्सन बनेगा। फिर साथ में ही इस तरीके से बालक का हमें जो इतनी सारी डेवलपमेंट देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें किससे देखने को मिल रही हैं, इतना हम बोलते हैं चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं, इतने अलग अलग जो हम बोल सकते हैं बदलाव जो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें किससे मिल रही हैं, वो हमें इस गेम्स से देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं हम। अब प्रमुख गेम्स कुछ हम आपके लिए गेम्स लेके आए हैं जो आपकी हमने जिनके बारे में जानते हैं और जिनसे शायद क्वेश्चन बन जाए कभी, तो उस चीज़ के लिए भी हम लेके आए, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है ना। फिर इसके बाद आपको क्रिकेट के बाद आपको नौकायान वगैरह, भाला फेंक, भारोत्तोलन, एथलीट्स वगैरह जो गेम्स हैं हम उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे जो गेम्स वगैरह हम इनके बारे में जानते हैं कि गेम्स से जो खेले जाते हैं अलग अलग। चलिए उनके बारे में सबसे पहले हम क्रिकेट तो इंडियंस वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट देखना, खेलना। गली गली में आपको क्रिकेट खेलने वाले तो बहुत सारे लोग ही मिल जाते हैं, बच्चे तक क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो सबको बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं मोर पीपल बहुत ज़्यादा तरीके से क्रिकेट को पसंद करते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा पहला मैच इसका जब स्टार्ट हुआ था, पहली बार क्रिकेट कब स्टार्ट हुआ था, 1703 में स्टार्ट हुआ था, 1703 में से स्टार्ट किया गया था, पहला मैच खेला गया था 1703 में। पहली बार क्रिकेट का मतलब हम बोल सकते हैं जन्म हुआ, खेला गया, बना पहले होगा, बहुत से लोग खेला होगा, मगर एक हम बोल सकते हैं पहचान तौर पर अगर हम बोला जाए तो 1703 में पहली बार देखने को मिलेगा आपको, है ना। प्रथम क्रिकेट जो क्लब था वो हैमिल्टन इंग्लैंड में बना था। पहला जो क्रिकेट आपको क्लब देखने को मिलेगा, पहला क्लब, है ना, इंग्लैंड में बना था। हम बोल सकते हैं हमारे एकेडमी टाइप्स नहीं होते जो सिखाते हैं, क्रिकेट सिखाते हैं, ऐसे ही पहला एक क्लब बना था जो कहाँ पर बना था, इंग्लैंड में बना था, जिसका नाम था हैम्बल्डन। क्या नाम था, हैम्बल्डन। तो आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं, हैम्बल्डन पहला क्रिकेट क्लब था, है ना। कहाँ बना था, इंग्लैंड में बना था, और 1703 में पहली बार कोई मैच खेला गया था। सेकंड देखते हैं हम हॉकी हमारा वैसे भारत का तो कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं है ना, क्योंकि आप सर्च करोगे तो कभी नहीं आपको ऐसा मिलेगा राष्ट्रीय खेल। मगर हाँ, हॉकी को बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि हाँ हमारा नेशनल गेम बन सकता है, मगर ये पाकिस्तान का नेशनल गेम है, ना कि भारत का, याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं पहला आपका क्लब देखते हैं। पहला इसका जो क्लब बना था 1861 में बना था। कब बना था, 1861 में पहला हॉकी का एक क्लब बना, है ना। वो पहला मैच कब खेला गया था, 1895 में खेला था। कोई क्लब बना होगा हॉकी का जो कब बना था, 1861 में कोई क्लब बना। और जबकि इसका गेम पहली बार खेला कब गया था, तो पहली बार 95 में पहली बार ये खेला गया था। फिर इसके बाद हॉकी का हम बोल सकते हैं इसकी जो मेन जो फेडरेशन होती है हॉकी की, है ना, ये फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो फेडरेशन है ना, ये आपको देखने को मिलेगी। सर्वोच्च हॉकी की फेडरेशन है जो हॉकी के गेम्स करवाती, जैसे ICC आपने देखा होगा, है ना, BCCI हमारी जैसे क्रिकेट की BCCI क्रिकेट को खिलाती है। ICC 1904 में बना था, है ना। तो फिर इसके बाद ICC पूरे वर्ल्ड लेवल पर गेम मैचेस करवाती है। और ऐसे ही BCCI इंडिया में जो BCCI मतलब हम बोल सकते हैं भारत का जो बोर्ड है, हमारी इंडिया का जो बोर्ड है BCCI है ना। ऐसे ही क्रिकेट का एक बोर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, है ना। कौन सा बोलेंगे, FIH जो होता है, FIH ये किसका है, हॉकी का है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, फेडरेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी इस फेडरेशन की, तो ये 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1924 में। तो आप याद रखिएगा 1924 में किसकी स्थापना हुई थी, तो 1924 में आपकी फेडरेशन ऑफ हॉकी की स्थापना हुई थी। ये आपको थोड़ा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, ये आपकी स्थापना हुई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो इसकी जो डेट्स हैं अच्छे से याद रख लीजिएगा। और बाकी करंट में अभी जैसे इंडिया ने लीग जीती है और अभी इंडिया की फिर लीग चल रही है हॉकी की, है ना। अभी मैचेस अगर आप क्रिकेट पसंद करते हैं तो मैचेस में जो भी करंट है उनको ज़रूर आप याद रखते हुए चलिएगा, उनको देख लीजिएगा करंट में कौन से मैचेस जीते। जैसे अभी इंडिया ने
आपका वर्ल्ड कप जीता 2020 का, कहाँ पे खेला गया है ना, साउथ अफ्रीका से जीता, कौन ने कितने रन बनाए, किसको मैन ऑफ द मैच मिला, ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके और उसको कलेक्ट करके रख लीजिएगा। ये न्यूज़ेस वगैरह जो होती हैं इनको मान लीजिए गेम्स से रिलेटिव तो थोड़े रखिएगा, है ना, टेनिस वगैरह की जो कौन ने फीफा कप जीता, है ना, ये वाली चीज़ ये भी आप अच्छे से याद रखते चलिएगा। कोई बड़ा सा कप होता है जो पर्टिकुलर किसी गेम का ही होता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है ना, ये यूएसए ओपन, है ना, ये गेम्स होते हैं, तो इनके जो कौन जीत रहा है ना, बॉयज़ में एंड गर्ल्स में, तो इनको भी अच्छे से याद रखिए क्योंकि अभी इंडिया में। और हाँ, अभी ओलंपिक्स हुए हैं, हमारी ओलंपिक की क्लास भी डली है। अगर आप गेम से रिलेटिव जानना चाहेंगे तो पैरालंपिक्स एंड ओलंपिक की दोनों की है ना क्लास डली हुई है, आप उन्हें देख लीजिएगा कि शायद अगर गेम से रिलेटिव कुछ बन रहा है और उसमें से कोई क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, तो अभी जो ओलंपिक्स हुए थे और पैरालंपिक्स हुए थे उन दोनों की क्लासेस भी डली हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको वो क्लासेस भी मिल जाएंगी। एक एक घंटे की क्लासेस, ज़्यादा बड़ी नहीं है और पूरा डिटेल में आपको दिया गया है, तो आपको अगर गेम से रिलेटिव पढ़ना है तो उनको देख लीजिएगा, है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद फुटबॉल अगर हम देखें तो फुटबॉल जैसे पहला जो क्लब जो था फुटबॉल का वो रोफील्ड फुटबॉल क्लब था। कौन सा था, नाम याद रखिएगा, रोफील्ड फुटबॉल क्लब था पहला। जो फर्स्ट क्लब का अगर हम नाम देखें, रोफील्ड फुटबॉल क्लब का नाम आप देखिएगा, है ना। और पहली बार जो इसकी स्थापना कब की गई थी इस क्लब की, तो 1857 में की गई थी। कब की गई थी, 1857 में की गई थी। और फीफा जो फुटबॉल का हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर कप है, हर 4 ईयर्स में 4 साल में बाद आता ही है ना। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं इसको, फीफा को, है ना, फुटबॉल जो कप चलता है, तो आप देख लीजिएगा इसको इस बार कौन ने जीता, है ना, और किसको गोल्डन ग्लव्स मिले थे, किसको गोल्डन बूट मिला था और किसको गोल्डन बॉल मिली थी, तो ये भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद आएगा फीफा में, है ना, फ्रांसिस नागरिक जो थे है ना, जूल्स रीमे, इनने है ना पहली बार फीफा जो फेडरेशन है इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी, 1904 में की थी। कब की थी, 1904 में फीफा फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस के एक अपन बोल सकते हैं सिटीजन थे जिनका नाम था जूल्स रीमे, इनने करी थी, तो इनका नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम टेनिस, टेबल टेनिस देखते हैं। इस खेल का प्रारंभ कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। टेबल टेनिस का प्रारंभ कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन 1926 में हुआ था। कब हुआ था, 1926 में आपका अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का क्या हुआ था, गठन हुआ था। फिर एशिया में टेबल टेनिस अगर हम देखें तो इसका टूर्नामेंट हुआ था। अगर एशिया में जो पहली बार टूर्नामेंट हुआ था वो भी भारत में हुआ था, और भारत में कब हुआ था, 1952 में हुआ था और मुंबई में हुआ था, है ना। पहली बार जो इसका टूर्नामेंट्स होते हैं इनके, और भारत में हुआ था पहली बार। एशिया में कहीं हुआ था तो वो भारत में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं हम इसमें, है ना, भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी, 1926 में की गई थी। कब की गई थी, 1926 में। बेसिस की स्थापना कब की गई थी, तो बेसिस की स्थापना आपकी 1926 में की गई थी, और भारत में भी 1926 में कोलकाता में कर दी गई थी, है ना। कब कर दी गई थी, कोलकाता में, है ना, आपकी टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना। और मध्य प्रदेश में देखिए तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको भोपाल में ये देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बैडमिंटन देखते हैं। थॉमस कप और उबेर कप ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन के फेमस हम बोल सकते हैं कप है उबेर और थॉमस कप, याद रखिएगा। बैडमिंटन से संबंधित है। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1934 में हुई थी। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1934 में। तो याद रख के चलिएगा बैडमिंटन वाले का, है ना, बैडमिंटन जो आपका उबेर कप है और आपका थॉमस कप। आपसे अगर पूछ लिया जाए उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किस गेम से है, तो आपको पता होना चाहिए इसका संबंध आपके बैडमिंटन से, है ना, याद रखिएगा। और बैडमिंटन में डबल भी होता है, मिक्स्ड डबल भी होता है, सिंगल भी होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का सिंगल भी होता है ना। मिक्स्ड में बॉयज़ एंड गर्ल्स मिक्स्ड में भी खेलते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स और टीम वाइज भी होते हैं, तो ये सब तरीके से होते हैं, याद रखते हुए चलिएगा। फिर एथलेटिक्स में अगर देखें, एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम्स आते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं जंप आता है, दौड़ आती है, रन आते हैं, ऊँची कूद आती, लंबी कूद आती है, गोला फेंक, भाला फेंक, चक्का फेंक, है ना,
आदि गेम्स जो होते हैं ये एथलेटिक्स गेम होते हैं। आपने देखा होगा वो एक जंप करते हैं और इसके बाद एथलेटिक्स में वो एक किसी भी हम बोल सकते प्लेटफॉर्म पे वो लोग कूदते हैं या अलग अलग टाइप्स के करतब दिखाते हैं, है ना, झूलते हैं। तो फिर डांस वगैरह जो होते हैं ये सब एथलेटिक्स में ही आते हैं, है ना। उसमें इसके अंतर्गत बहुत सारे गेम्स आते हैं और इसे गेमों की रानी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे गेम्स आते हैं इस एथलीट्स के अंतर्गत। जैसे आपने कूद, लंबी कूद और कूदते भी हैं, फिर इसके बाद रनिंग करते हैं, भाला फेंक, चक्का फेंक, जैसे नीरज चोपड़ा जिसे फेंकते हैं, फेमस है हमारे इधर के, है ना। जब 2020 का जो हमने देखा था आपका ओलंपिक, उसमें गोल्ड और इस बार सिल्वर लेकर आए हैं वो। ये अभी 2024 का जो हमारा ओलंपिक हुआ था इसमें उनको सिल्वर मिला है नीरज चोपड़ा जी को, है ना। तो याद रखते हुए चलिएगा ये चक्का फेंक वगैरह, है ना। तो गोला फेंक वगैरह जो होते हैं, आपके डिस्कस थ्रो वगैरह जो होते हैं, है ना। आप इन सबको अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपको पूरे देखने को मिल जाएंगे हमारी ओलंपिक की क्लास में, आप उसमें भी देख सकती हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, कबड्डी देखते हैं। प्रारंभ इसका भारत में हुआ है। प्रारंभ कहाँ हुआ है? भारत में। बांग्लादेश में मगर इसे, है ना, हदुदू कहते हैं। क्या कहते हैं? हदुदू, है ना। इसका नाम याद रखिएगा। पूछ सकते हैं किस गेम को हदुदू कहते हैं, तो आपके कबड्डी को बोलते हैं हदुदू। कहाँ पे बोला जाता है? बांग्लादेश में बोला जाता है और बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गेम भी है। जबकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इसकी? भारत से स्टार्टिंग हुई है ना। तो ये आपके जो गेम्स हैं, इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, इन्हें अच्छे से याद रखते हुए चलिए। चलिए हमारी गेम्स अब पूरा हो चुका है, अब हम देख लेते हैं व्यायाम, है ना। अब हम व्यायाम के बारे में जानते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट आगे का देखते हैं व्यायाम। अब ये क्या है? व्यायाम जो मानव शरीर के लिए व्यायाम प्रत्येक दशा में लाभदायक होता है। व्यायाम आप, है ना, हर चीज़ के लिए व्यायाम कर सकते हैं। आपकी मानसिक शांति के लिए, शारीरिक हम बोल सकते हैं अगर शरीर में कोई विकार है यानी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप हम कह सकते हैं ये कर सकते हैं, या खुशी के उसमें तौर पे भी आप व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम आपकी हर दशा में कर लिया जाता है और ये हमेशा आपको लाभदायक ही होता है। इसके कभी हम बोल सकते हैं गलत चीज़ नहीं, हम बोलते हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, हमेशा पॉजिटिव वे में ही जाता है। इसके व्यायाम, भोजन, वायु, है ना, की भांति कैसा होता है हमारे लिए आवश्यक है। जैसे हम भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे वायु हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही व्यायाम भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाए तो थोड़ा, जैसे हम बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत व्यायाम हमारे लिए हल्का फुल्का, जिसे हम बोलते हैं खाने को, ऐसे हल्का फुल्का आप व्यायाम अपने शरीर के लिए ज़रूर करते रहें, जो आपके शरीर को कैसा मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है ना। आपके शरीर में जो भी विकार हैं उनको भी दूर करेगा। साथ में अगर कोई नया रोग वगैरह कुछ आता है तो उससे भी बचाने में आपकी ये हेल्प करेगा। साथ में व्यायाम क्या करता है? तो व्यायाम आज व्यक्ति के जीवन के अंग बन गया। आज के प्रेजेंट अगर हम देखें, अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर लोग योग, आसन, व्यायाम इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारी हम बोल सकते हैं पौराणिक संस्कृति थी, जो हमारी पुराना जो कल्चर था वो धीरे धीरे उभर के वापस आ रहा है। धीरे धीरे लोग फिर उसी स्थिति में, मतलब हम व्यायाम वगैरह इनकी, क्योंकि अब धीरे धीरे इतनी नई नई बीमारियां, नई नई डिसीज़ इतने आते जा रहे हैं कि लोगों अब मानव अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करे, तो उसके लिए उन्हें व्यायाम वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए आप भी अपनी लाइफ में छोटा मोटा जो भी आपको आता है अच्छे से उसे ज़रूर करते रहें, ताकि आपकी स्फूर्ति बड़ी रहे, आपका जो हम बोल सकते हैं फिज़िकल तौर पे आप कैसे रहें, फिट रहें, ताकि आप, है ना, आने वाली कोई भी रोग वगैरह, कोई भी हम बोल सकते हैं इन्फेक्शन वगैरह या कोई भी नया वायरस वगैरह जो भी रहता है उनसे आप अपने शरीर की रक्षा कर सकें। चलिए आगे देख लेते हैं। अब व्यायाम मनुष्य के शरीर को किस प्रकार से पर्यावरण से प्रभावित करता है। व्यायाम तो जो है, मगर साथ में हम पर्यावरण से किस प्रकार से प्रभावित हैं व्यायाम द्वारा, वो देख लेते हैं। चलिए इसे देखते हुए चलते हैं। देखिए, हल्के फुल्के व्यायाम रक्त की आपूर्ति बेहतर करते हैं। अब देखिए, हम अगर हम अनोन विलोम जो रहता है, अनलोन विलोम, अगर जिस सांस अंदर डालना, है ना, सांस बाहर करना, इससे ही हमारे जो ऑक्सीजन होता है ना, अगर इसकी मात्रा ऊपर नीचे यानी गड़बड़ अपन बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर कोई अनियंत्रित हो रही है ये, तो वो भी नियंत्रित रहती है ना। ऑक्सीजन युक्त व्यायाम की तैयार हो जाता है। मतलब हमारी सांस में अगर कोई आपको सांस संबंधित कोई विकार है, कोई रोग है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, जिससे
आपकी क्या हो सके तो शरीर एकदम आपका मजबूत बना रहेगा। आपके सांस में जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे 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 करके आपकी दूर हो जाएगी। साथ में आपकी जो श्वास नली है उसमें जो भी कोई दिक्कत है वो भी, और ऑक्सीजन के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी कैसी हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब क्या होता है, आप जब व्यायाम करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर उसी से क्या हो जाती है, उसकी आपूर्ति, फिर धीरे 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 उसकी आपूर्ति भी होने लगती है। जैसे अच्छी ऑक्सीजन युक्त व्यायाम व्यायाम चलना कूदना। अब जैसे हमें अच्छी ऑक्सीजन युक्त व्यायाम करना है, मतलब जैसे हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, जैसे हम चल सकते हैं। कब? दिन में नहीं, हमें सुबह सुबह या शाम के समय जब शांत वातावरण होता है ना, जब वाहन वगैरह जो हमारे व्हीकल्स होते हैं अगर ये उस समय चलना बंद हो जाते तो वायु शुद्ध होने लगती है। जब वायु शुद्ध होने लगती है उस समय अगर हम व्यायाम वगैरह करते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे तैरना, साइकिल चलाना, है ना, फुटबॉल खेलना, है ना, दौड़ना, इस तरीके के अगर आप व्यायाम करेंगे तो इससे आपकी शरीर में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है, ऑक्सीजन की जो भी कमी हो रही है उसकी पूर्ति धीरे धीरे होने लगी। ऐसे व्यायाम जो हमें दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट करने चाहिए। ऐसे व्यायाम हमें दिन भर में कम से कम 20 से 30 मिनट तक तो करते। आप अगर लगातार 20 से 30 मिनट तक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मगर अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिन में थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को उस तरीके से ढालें, धीरे धीरे आप उसका व्यायाम करते रहें। और बच्चों को भी ज़रूर करें, क्योंकि आगे अगर वो बचपन से करेंगे तो बड़े में तक उनकी आदत रहेगी, तो वो अपना सब काम में से टाइम निकाल कर व्यायाम ज़रूर करेंगे। आगे देखते हैं, अब योगासन देखते हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग, योगासन। योगासन, अभी तक हमने व्यायाम देखा, अब हम योगासन से संबंधित देखते हैं। सबसे पहले योगासन में देखेंगे कि योगासन एवं एक शारीरिक एवं मानसिक अभ्यास है। देखिए योगासन क्या होता है, जो आपके शरीर एवं मन से किए जाने वाला अभ्यास होता है। मतलब एक जगह शांत बैठे रहना, अपने मन को कंट्रोल करके रखना, अपने शरीर को इस तरीके से मेंटेन करके रखना कि वो उतनी देर तक वहाँ बैठ सके। नहीं तो हम एक स्थान पर 5 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाते। तो धीरे धीरे उस शरीर को उस माहौल में ढालना, उस आदत में करना कि वो इतनी देर तक एक आसन में अपने आप को बिठा सकें, है ना। इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत से हुई है। अगर हम योगासन देखें तो हमारे भारत से ही जन्मा है योगासन, क्योंकि हमारे जो संत मुनि वगैरह जो होते थे, महर्षि वगैरह जो होते थे, वो व्यायाम करते थे, है ना। इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है जोड़ना, समाधि एवं एकाग्रता, है ना। इसका अर्थ होता है, उद्देश्य क्या होता है इसका, तो उद्देश्य होता है मन और शरीर में आत्मा को जोड़ना, यानी एक करना। तो सबसे पहले इसका अगर हम अर्थ देखें तो अर्थ क्या होता है, जोड़ना, समाधि या एकाग्रता। जोड़ना यानी अपने शरीर को अपने मन से जोड़ना, समाधि यानी मन को एक किसी वस्तु या बोल सकते हैं हम ब्रह्म में लीन करना। एकाग्रता यानी हम उस चीज़ को लंबे समय तक एक ही मन को अपनी एक ही चीज़ में लगा सकें, इसे एकाग्रता बोलते हैं। ये इसका अर्थ होता है। और जबकि हम अगर उद्देश्य बोलें तो उद्देश्य, इसका मेन बस उद्देश्य होता है शरीर को आत्मा से जोड़ना। ये उसका मेन उद्देश्य होता है, यानी आत्मा और शरीर को एक करना, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे योग के बारे में सबने बहुत अलग अलग चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहले हम अगर महर्षि जो व्यास हैं, है ना, वेद व्यास हैं, उनके अगर देखें तो योग का अर्थ उनने समाधि को बताया। योग का मतलब क्या बताया, समाधि। समाधि एक अंतिम अवस्था होती है जिसमें आप हर चीज़ में लीन हो जाते हैं। जब आपका शरीर, मन और आपकी एकाग्रता समाहित होकर किसी एक बिंदु पर लीन हो जाती है, उसे समाधि बोलते हैं, है ना। और समाधि कितने समय की होगी ये नहीं पता, क्योंकि वो मन जब तक उस वस्तु में या उस चीज़ में लीन हो जाता है उसे हम समाधि बोलते हैं, है ना। योग आसन की अंतिम अवस्था समाधि को बताया गया है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और पतंजलि ने योग दर्शन दिया। पतंजलि है, इनको योग का ऋषि बोला जाता है, क्योंकि इनने योग के ऊपर, महर्षि पतंजलि ने योग के ऊपर बहुत बड़ा एक बताया है। इसमें अलग अलग प्रकार के योग बताए हैं, योग की अवस्थाएं बताई हैं, है ना। इतना डीपली आपके में नहीं आता, इसलिए मैंने नॉर्मल जो थोड़ा सा है वही बता दिया। नहीं तो योग जो आपका देखने को मिलेंगे पतंजलि के दर्शन के अनुसार, अगर आप योग देखेंगे तो बहुत बड़ा है ना, बहुत
बड़ा आपको देखने को मिलेगा। इसमें इतना याद रखना, चित्त की मृत्यु का निरोध बताया, चित्त की मृत्यु। आप अपने चित्त को अगर एक स्थान पर लगा देंगे, अपन बोलते हैं ना मन चंचल, तो वो चंचलता को अगर आप दूर करके मन की चित्त को एकाग्र करके उसको एक ही बिंदु पर लगा देंगे तो ये सारे रोगों को क्या कर देगा, आपसे दूर कर देगा। भागवत में क्या बताया है, दुख सुख है ना, लाभ आलस, मित्र शत्रु है ना, अपन इसे बोल सकते हैं उष्ण, और ये है शीत है ना, ये क्या है आपका शीत, शीत शीत उष्ण तथा द्वंद्व को सदैव सद्भावना को योग कहा है। उष्ण सुख और दुख में है ना, या आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है या आपको आलस्य आ रहा है, मित्र शत्रु हो है ना, उष्ण शीत कोई सी भी दशा हो, आप उसमें अगर योग करते रहेंगे तो सदैव आपकी जो सद्भावना है वो कैसे बताई गई है, योग के समान बताई गई है। ये आप अच्छे से याद रखते हुए चलेगा। फिर योग के लक्ष्य एवं उद्देश्य अगर हम देखें, योग के लक्ष्य एवं उद्देश्य को अगर हम देखते हुए चलें तो इसको भी समझिएगा है ना। चलिए आगे देखते हैं कि योग का उद्देश्य मानव शरीर में व्यापक महत्व है। अब देखिए योग से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है ना, आपके मानव शरीर को कितना वो हम बोल सकते हैं रोगों से मुक्त कर रहा है, उसको मजबूत बना रहा है, उसमें जो विकार हैं उनको दूर कर रहा है, आपको मानसिक रूप से अच्छा बना रहा है, आपके विचारों को शुद्ध कर रहा है। ये कितनी सारी दिशाओं में अपना काम कर रहा है, तो हमें योग क्यों नहीं ज़रूरी। फिर इसके बाद शरीर स्वस्थ रहता है, समाज स्वस्थ रहता है, आध्यात्मिक जो आपके विचार हैं वो स्वस्थ रहते हैं और मानसिकता भी हमारी स्वस्थ रहते हैं। अगर आपका समाज स्वस्थ है तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका समाज अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा। अगर समाज में सब लोग स्वस्थ हैं, कोई बीमार नहीं है, कोई को कोई मतलब बीमारी रूप से कोई भी तकलीफ नहीं है, तो आपका हमेशा आपका जो आसपास के लोग होंगे वो खुश रहेंगे। फिर इसके बाद आपका शारीरिक समाज होगा, समाज में योग आसन की क्रियाएं करते रहेंगे तो आध्यात्मिक मतलब आपका जो मन है आपके ईश्वर के प्रति लगा रहेगा, तो आध्यात्मिक विचार आपके शुद्ध होंगे और आध्यात्मिक स्वस्थता आपकी बढ़ती रहेगी। और आपकी आध्यात्मिक शुद्धता रहेगी तो आपकी मानसिक शुद्धता यानी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो शुद्ध रहेगा। जो आपकी दूसरों के प्रति होने वाली घृणा, व्यवहार, प्रेम, ये भी कैसे रहेंगे, सम स्थिति में रहेंगे। तो फिर आपको किसी के प्रति ना तो क्रोध है ना तो लालच, और ना ही आप मतलब हम बोल सकते हैं जो नेगेटिविटी जो फैली हुई है हमारे आज के वर्तमान समाज में वो भी दूर रहेगी। तो इससे हमें कितने देखिए सामाजिक तौर पर लाभ हो रहा है, मानसिक रूप में लाभ हो रहा है, आध्यात्मिक रूप से लाभ हो रहा है, और हमारा शरीर तो मजबूत बन रहा है और हमारे आसपास के जो वातावरण है वो कैसा होता जा रहा है, पॉजिटिव वे में चेंज होता जा रहा है। धीरे धीरे एक है ना सकारात्मक जो आपकी दिशा है उनकी ओर बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से अगर हम योग करें तो हमें कितने सारे मतलब हम बोल सकते हैं ये तो बहुत कम मतलब मैं बोल सकती हूँ मैंने तो बहुत ही कम लाभ बताए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हम व्यापक तौर पे हम इनके लाभ देखने को हमें मिल सकते हैं। तो जो आप आज का जो हमारा टॉपिक था साथियों वो कंप्लीट हो चुका है। आज का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल के कोई नए हैं उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और हो सके तो अपने ग्रुप्स वगैरह जहाँ पे स्टडी ग्रुप्स होते हैं उनमें भी शेयर करिएगा। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं आप सभी के साथ। जय हिंद साथियों।